बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का कैरेवल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आइए, गुड इवनिंग मित्रों। एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन लाया जा रहा है आज आपके सामने। एक बार ये बताइए मेरे भाइयों, ये सवाल मैंने करा दिया कि नहीं कराया आपको? जल्दी से पढ़िए। करिए मेरे प्यारे बच्चों। हो गया फिर, ठीक है। हाँ, ये 84.5 इसका आंसर था। यस, डन डन। यार दीपक, कहाँ हटा दिया थी? ये तूने सारे सवाल तो वही लगे छोड़ रखे हैं। कह रहा हटा दिए यार। है यार, कुछ भी कह लेते हो तुम तो यार। मेरे बच्चों, बताने ये सवाल हो गया क्या? अबे सारे सवाल बचे पड़े जो इसमें हो गए, वो हटाने को कहा था। अगर मेरे बच्चे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो करिए इस सवाल को। देखिए, मैंने ये बताया था कि भाई इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप इसमें करिए क्या कि भाई ए बी सी की सैलरी का रेशियो दे रखा उसने कितना, 1:3:4। तो ए की सैलरी 100, बी की सैलरी 300, सी की सैलरी 400। अब कहता है इसकी 5% इंक्रीज कर रही है, तो 100 का 5%, 5 इंक्रीज होके 105। इसकी 10% इंक्रीज कर रही है, तो 300 का 10%, 30 इंक्रीज करोगे तो 330। 400 है, 400 का 15%, 60 इंक्रीज करके कितनी हो रही? 460।
अब रेशियो निकाल लो 5 से काट के, तो ये आएगा 21, अनुपात 66, अनुपात 92। अब बताइए ये सवाल हो गया था कि नहीं? अगर हो गया था तो यस सर लिख दीजिए। फिर ये सवाल नहीं हुआ था, इसको एक बार देख लीजिए। बताइए भाई। आइए मेरे, देखिए यार थोड़ा सा अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, और ये इतना अच्छे टाइप का क्वेश्चन है कि अगर एसएससी थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन पिक करने की सोचेगा। कहता है जी 500 रुपए को ए बी और सी में इस तरीके से बांटा है कि ए के हिस्से का 2/5 से 16 रुपए ज्यादा, बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपए कम, और सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम, आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। बबलीश जी राम राम भाई। तो कहते हैं आपस में तीनों बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है कि इन्हें इक्वल टू कुछ मान लेना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं इक्वल टू के। देखिए पहली बात तो ये कि आप एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और ये देखिए गलत तो नहीं है।
अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 500 के इक्वल क्यों नहीं किया? क्योंकि 500 तीनों के बराबर नहीं, 500 के तीन टुकड़े हुए तो तीनों का जोड़ 500 के बराबर होता है, तीनों बराबर टुकड़े हैं। अब देखिए जी, अब मेरे बच्चों आप करेंगे क्या भाई, c इंटू 3/5 यहीं रखेंगे, ये -4 इधर आएगा, k +4 हो जाएगा। c की वैल्यू निकालेंगे तो k +4 इंटू 5/3 आ जाएगा। भाई ये 3/5 था, पलटेंगे तो 5/3 आ जाएगा। अब मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 5k/3 + 20/3। अब आपने k माना भी, और k मानने का कोई खास फायदा आप उठा भी नहीं पाए, क्योंकि अल्टीमेटली k वाली टर्म भी आपकी फ्रैक्शन में आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपको एक इंडिविजुअल सलाह यह है कि ऐसे केसेस में देखिए, ये सवाल आते नहीं, पहले आते थे जब एसएससी डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सवाल इसलिए करा रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर कल को कैलकुलेटिव क्वेश्चन देना चाहे तो ऐसे सवाल दे सकता है। तो इस केस में मेरे बच्चे आप ये देखिए कि सी के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, बी के साथ 3 और ए के साथ 2। तो ए के साथ 2 है, इधर 3 है और इधर 3 है, इनका एल्शियम ले लो तो 3, 3 और 2 का एल्शियम क्या है, 6। तो मेरे बच्चों आप क्या करो, इसको 6k के इक्वल मान लो, इसका फायदा। अब जब आप सोल्व करोगे तो -4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा 6k + 4, और ये बराबर आएगा c इंटू 3/5। ये 3/5 पलटेंगे तो क्या आएगा, 5/3। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10k, और 5/3 को 4 से करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 20/3। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे b इंटू 3/4 -70, इसको भी इक्वल टू 6k रखेंगे, तो ये -70 उधर लेके जाएंगे, किसका होगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 6k + 70। अरे हाँ है ना। और इंटू यहां 3/4 है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। तो 4/3 को इससे करेंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8k, तो b की वैल्यू आ गई 8k, और 4/3 को 7 से करेंगे, 70 से, तो 280/3। अब ऐसे ही मेरे बच्चे जब आप इसको 6k के इक्वल लेंगे तो होगा क्या कि 16 उधर जाएगा माइनस का, तो यह आ जाएगा 6k - 16। अब यह आएगा a गुना 2/5 बराबर ही आएगा, तो ये 2/5 पलट के उधर जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 5/2। तो 2 8 16, 8 5 40, सॉरी गलत, 2 3 6, 3 5 15 के। अब 16 5 80, 2 से काटेंगे 8, 8 5 40, आएगा 40। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हिस्से आ गए ए, बी और सी के। तो आपने देखा कि 6 के लेने का फायदा ये हो गया कि के वाली जो टर्म है ना वो सारी आ गई बिना फ्रैक्शन के, के वाली टर्म आ गई मेरे बच्चे सारी बिना फ्रैक्शन के। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इन्हें जोड़ दें, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 500 के। हाँ है ना,
क्योंकि ए का हिस्सा, ये बी का ही, सी का, तीनों का जोड़ 500 के बराबर होगा, है ना। तो देखना कितना आसान हो गया जोड़ा। 15 और 8 23 और 20 की 23 और 10 कितना हो गया 33 की। अब ये देखिए 280 और 20 को जोड़ेंगे तो 280 बटे 3 जमा 20 बटे 3 जोड़ोगे 300 बटे 3, और 300 बटे 3 कितना हो गया 100, 100 में से 40 का कितना आया 60, बराबर आ गया 500। तो मेरे बच्चे 33 के बराबर आया 440, 11 चौक 44, 0 11 3 33। तो के की वैल्यू क्या हो गई 40 बटे 3, के की वैल्यू आ गई 40 बटे 3। अब सवाल में पूछा बी का हिस्सा ज्ञात करो, तो ये वाला है मेरे बच्चे बी का हिस्सा एक्चुअल में, हाँ है ना। तो के की वैल्यू 40 बटे 3 है, तो 8 के की वैल्यू 40 बटे 3 जमा 280 बटे 3, तो गुना करेंगे 8 चौक 32, 320, 320 में 280 जोड़ेंगे कितना आएगा, 320 में 280 जोड़ेंगे 600 बटे 3, 600 बटे 3 मतलब 200 रुपये। यानी मेरे प्यारे बच्चों बी का हिस्सा आ गया आपका 200 रुपये। बी का हिस्सा आ गया मेरे बच्चों कितना 200 रुपये, हाँ है ना। बी का हिस्सा आ गया 200 रुपये, पक्का। अब आगे आइए मेरे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, बल्कि इससे भी पहले आपने एक शब्द सुना होगा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हिंदी में कहते हैं समानुपात, समान अनुपात बोलते हैं, वैसे पूरा होता है समानुपात। मतलब जब दो रेशियो आपस में बराबर आ जाए, देखिए हिंदी में इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा समान अनुपात, समान अनुपात, समान अनुपात। यानी जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो, जैसे मैं कहूं यार रोहन और मोहन, रोहन की एज है 32 साल और मोहन की एज है 40 साल। गीता और बबीता, गीता की एज 28 साल है और बबीता की एज 35 साल। तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे, इन दोनों ग्रुप में क्या आप कोई संबंध समझ पा रहे हैं, इन दोनों ग्रुप में क्या आप कोई संबंध देख पा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखिए, इस ग्रुप में इनकी एज का रेशियो है 4:5, और इस ग्रुप में भी मेरे बच्चे इनकी एज का रेशियो है 4:5। तो दोनों ही एज का रेशियो सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं समानुपात। और इक्वल नहीं लगाते बेसिकली रेशियो के केस में, हम लगाते ऐसे हैं, इक्वल के निशान को बदल के 4 डंडे लगा ना 4 बिंदियां लगा देते हैं। यानी जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसमें इक्वल की जगह हम ऐसा निशान बना देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं ए का बी से जो रिलेशन है, अगर वैसा ही रिलेशन सी का डी से है, तो यहां इक्वल का साइन नहीं लगाते, ऐसा साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ए का बी से जो रिलेशन है वही सी का डी से है, यानी ए बाई बी जो होगा वही बेसिकली इक्वल होगा सी बाई डी के, हाय ना मेरे बच्चे। अब जब आप इसे गुना करेंगे तो ए को डी से गुना करेंगे और बी को सी से करेंगे, तो ए इंटू डी और बी इंटू सी। तो आप देख रहे होंगे क्या कि बी इंटू सी हुआ, मतलब नजदीक नजदीक वाले की गुना हुई और दूर दूर वाले की गुना हुई, नजदीक नजदीक वाले की गुना हुई और दूर दूर वाले गुना हुई। एक भाई कहता है सूरज रिकॉर्डेड क्यों देते हो, आप अनपढ़ गवार है क्या, है पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहा। आइए मेरी बात समझिए, यानी नजदीक नजदीक वालों की गुना दूर दूर वालों की गुना। तो ये है मेरे बच्चे प्रपोर्शन का साइन। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि भैया 2:5 अनुपात 12:x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी।
तो आप कहोगे सर अभी नियम सीखा था, दूर दूर वाले की गुना नजदीक नजदीक वाले, तो 2 गुना x बराबर होगा 5 गुना 12। तो 2 6 12, 6 5 30, तो सर x की वैल्यू हो जाएगी 30। अब मेरे बच्चे इसी पे आपसे एक सवाल पूछ लेगा, जैसे तीसरा सवाल पूछ लिया। कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। कहता है 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपात ज्ञात करो। ऐसे बोल देगा कि दो नंबर है ए और बी और इनका मध्य समानुपात ज्ञात करिए, मीन प्रोपोर्शन निकालिए। मध्य समानुपात यानी एक ऐसा नंबर जो इनके मध्य में आए, यानी इनके मिड में आए, तो लेट से वो एक्स नंबर है मिड में, और वो दोनों के साथ सेम रेशियो सेट कर दे, यानी जो रेशियो ए का एक्स से हो वही रेशियो एक्स का बी से हो, वही होगा इनका मीन प्रोपोर्शन। यानी जो रेशियो ए का एक्स से हो जाए मेरे बच्चे, वही रेशियो एक्स का बी से हो जाए। मध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शन यानी बिल्कुल बीच का, हाँ है ना मेरे बच्चे। तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, और ए को बी से गुना करेंगे मेरे बच्चे ए बी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट ए बी। यानी मेरे बच्चे दो नंबर अगर ए और बी दे रखे और आपसे पूछा जाए कि उनका मध्य समानुपात ज्ञात करिए, तो मध्य समानुपात क्या होगा, रूट ए बी। जैसे इस वाले सवाल में दो नंबर दे रखे, एक नंबर है 1/4, एक नंबर है 1/9। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा 1/36, और 1/36 का वर्गमूल 1/6। तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, 1/6। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/6, हाँ है ना। अब आइए थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए मेरे बच्चे, दो नंबर ए और बी हैं और आप इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना चाहते हैं, तृतीय समानुपात। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब एक ऐसा नंबर जो तीसरा एक ऐसा नंबर जो इनके बीच में इक्वल रेशियो सेट कर दे, यानी जो रेशियो ए का बी से हो वही रेशियो बी का एक्स से। यानी जो रेशियो मेरे प्यारे बच्चों ए का बी से हो वही रेशियो बी का एक्स से, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, हाँ है ना। तो इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से डिवाइड करना, ठीक है। अब इस वाले बात है, तो मीन प्रोपोर्शन बता रहा है ना, थर्ड प्रोपोर्शन सॉरी, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वो होगा दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी 36 का स्क्वायर डिवाइड बाई 18। 36 का स्क्वायर मतलब 36 गुना 36 बटे 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। यानी मेरे प्यारे बच्चों थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा इसका, 72। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा मेरे बच्चे इसका, 72, हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शन पर।
देखिए मेरे बच्चे, ए बी सी 3 नंबर है, और मेरे प्यारे बच्चों हमें इनका फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब एक ऐसा नंबर, चौथा नंबर, जिनके साथ इनका समान रिलेशन बने। यानी जो रिलेशन ए का बी के साथ हो वही रिलेशन सी का किसी चौथे के साथ हो। यानी ए का बी से जो संबंध होगा वही संबंध मेरे बच्चे सी का एक्स से होगा। हाँ है ना। करना क्या, एक्स को ए से करेंगे ए एक्स, और बी को सी से करेंगे बी इंटू सी। एक्स इक्वल टू बी इंटू सी बाई ए। यानी बीच के आखिरी दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपन में फर्स्ट नंबर। तो आखिरी दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है मेरे बच्चे, अपोन में फर्स्ट नंबर करेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 8 16, 8 3 24। यानी फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा मेरे बच्चे, 24। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या मैं आपको एक बात कहूं कि यार एक आदमी ए और एक आदमी बी, ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये जो टाइम लेंगे वो किस रेशियो में लेंगे। किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो ये टाइम लेंगे वो किस रेशियो में लेंगे, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। द टाइम दैट दे टेक टू कवर ए डिस्टेंस इन विच रेशियो। तो आप कहेंगे देखिए सर, ऐसा कर लेते, कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए सर जो आपका दिल करे। ऐसे ही मान लेते हैं सर जो 5 7 से भाग हो जाए। तो मान लेते हैं सर 35 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर 35 किलोमीटर वो डिस्टेंस है तो सर ए 5 की स्पीड से 35 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लेगा, 7। और बी 7 की स्पीड से 35 किलोमीटर जाएगा, कितने घंटे लेगा, 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:7। तो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो ये टाइम लेंगे उसका रेशियो कितना होगा, 7:5। स्पीड का रेशियो होगा 5:7, तो टाइम का रेशियो होगा 7:5। हाँ ना मेरे बच्चे। अब मेरी बात को ध्यान से सीखिए, समझिए। क्या आपने देखा कि जो रेशियो स्पीड का है उससे इनवर्स रेशियो है टाइम का। ये बेसिकली संबंध दिखाता है। देखिए जब दो रेशियो आपस में बराबर दिखाने होते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, जैसे A:B, C:D। लेकिन अगर मान लीजिए इसका कुछ नाम है, स्पीड नाम है इसका, इसका नाम कुछ डिस्टेंस है, यानी दो रेशियो को हम किसी चीज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो इनके बीच में फिर ये वाला साइन इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से। तो हम कहेंगे कि भाई स्पीड जो है वो टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स का मतलब उल्टा, इनवर्स प्रोपोर्शन माने उल्टा, यानी 1/, मतलब उल्टा है। मतलब अगर स्पीड का रेशियो 2:3 होगा तो टाइम का 3:2 होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसे इक्वल का निशान लगा दूं तो क्या ये कहना ठीक होगा कि स्पीड इक्वल टू 1/टाइम? आप कहेंगे नहीं सर, स्पीड जो होती है वो 1/टाइम नहीं होती। बेसिकली स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी जब आप इस इनवर्स प्रोपोर्शन के, यानी इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल में बदलेंगे ना, तो आपको यह देखना होगा कि ये जो रिलेशन तैयार हो रहा है इनवर्स का, ये किस रेस्पेक्ट में तैयार हो रहा है। यानी ये टाइम का रेशियो उल्टा किसकी वजह से हुआ? तो आप कहेंगे सर ये उल्टा इस वजह से हुआ क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। यानी कोई वैल्यू है जो कांस्टेंट रहती, कोई वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू रहती। यानी ये रिलेशन इसलिए बनता है फॉर कांस्टेंट वैल्यू, फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू, फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू। यानी एक वैल्यू जब कांस्टेंट होगी ना तो उसके लिए संबंध बनेगा। हाँ है ना, जब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसके लिए रिलेशन बनेगा। आप कहें कांस्टेंट वैल्यू समझे नहीं भाई, एक बात बता, मैं कहूं यार ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 70 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर, ये 70 किलोमीटर। तो ये कितना टाइम लेगा, 10 घंटे। ये कितना लेगा, 10 घंटे।
तो यहां तो टाइम का रेशियो 1:1 आ गया, जबकि स्पीड का 5:7, तो उल्टा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। यानी मेरे बच्चों, ये स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा तभी आएगा जब डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी फिक्स होगी। तो जब भी ये इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साइन को आप इक्वल में बदलते हैं, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके रेस्पेक्ट में बदला जाता है, तो हम मान लेते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू के है। स्पीड और टाइम के केस में वो कांस्टेंट वैल्यू डिस्टेंस हो गई। स्पीड और टाइम के केस में वो कांस्टेंट वैल्यू मेरे बच्चे डिस्टेंस हो गई, जिसकी वजह से ऐसा संबंध बन रहा है ना। मान लीजिए कोई कहे कि ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब आप इसे इक्वल का निशान देंगे ना, तो 1/b नहीं लिखेंगे, यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्योंकि हमें नहीं पता वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, लेकिन उसी कांस्टेंट वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही एक दूसरे उल्टे हो रहे होंगे। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, एक बार पढ़िए फिर मैं समझाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, क्यूब ऑफ बी के, बी के क्यूब का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कहता है यदि ए की वैल्यू 3 रखते हो तो ये इक्वल कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इसका संबंध तो ऐसे होगा ना, ए इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना होगा जिसके रेस्पेक्ट में ऐसा हो रहा है। अब कह रहा है जी अगर ए की वैल्यू 3 लो तो बी की 2 ले लेना, तो ए की वैल्यू 3 लेंगे तो बी की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब 8, तो 8 3 24, यानी के की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आई, 24। तो के की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 24, हाँ है ना। तो एक्चुअल में रिलेशन तो ये वाला था, ए इक्वल टू के अपॉन बी क्यू, लेकिन के की वैल्यू आपने निकाल दी, कितनी आ गई जी, 24। अब मेरे बच्चों ए की वैल्यू है 8/9 बी क्यू, तो 8 तिया 24, 9 तिया 27, तो मेरे प्यारे बच्चों बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 27, हाँ है ना। तो अगर बी क्यूब की वैल्यू 27 है तो 27 को 3 का क्यूब लिख देते हैं, तो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 3। तो बी की वैल्यू आ गई थी, और यही सवाल आपसे पूछ रहा है, हाँ है ना। अब इस वाले सवाल पे आ जाइए मेरे बच्चे।
ये मेरे बच्चे आई कह रहा जी सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती। कहता है सोने का जो मूल्य है यानी उसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है उसकी कीमत, है ना। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि अगर मैं इसे इक्वेट करना चाहूंगा तो इसे मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करनी होगी जिसके साथ इक्वेट होगा, है ना। अब सवाल में कह रहा है कि टुकड़ा है सोने का बड़ा सारा, ये इसको हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया और उनके वजन है 3:2:1। यानी पहले टुकड़े का वजन 3 ग्राम, तो दूसरे का 2 ग्राम, तो तीसरे का कितना है 1 ग्राम, है ना। लेकिन मेरे बच्चों अच्छी बात यह है कि वजन तोड़ने से टूटता है लेकिन खत्म नहीं होता। यानी 3, 2, 5 और 1, 6। यानी अगर इस टुकड़े को नहीं तोड़ते तो इसका वजन 6 ही रहना था, तोड़ दिया तब भी 6। अब कह रहा है कि इसका जो प्राइस है, इसका मेरे प्यारे बच्चों जो प्राइस है वो इसके वेट के स्क्वायर का मल्टीपल है। तो वेट क्या है 6, तो इसका प्राइस होगा 6 का वर्ग 36 के। यानी अगर इसे बिना तोड़े बेचते तो 36 के का बिकते बिकते या बिकता, लेकिन आपने तोड़ दिया, इसलिए अब प्राइस तो अभी भी वेट के स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और कांस्टेंट वैल्यू के। ये वाला प्राइस 4 के और ये 1 का स्क्वायर 1 के, तो टोटल प्राइस हो गया 9 4 13 और 1 14 के। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। अब कहानी ये है कि अगर टोटल कीमत 14 की है तो अगर आप बिना तोड़े बेचते तो चीजें बिकती 36 के की, तोड़ तोड़ के बेचोगे तो चीजें बिकेंगी 14 के की, है ना। बिना तोड़े बेचते 36 के का, तोड़ के बेच रहे हो 14 के की, तो कितने का नुकसान हो रहा है? तो आप कहेंगे 4,620 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 36 में 14 गया 22 के, 4,620। अब मेरे बच्चे 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 एकम 22 जी। तो मेरे प्यारे बच्चों के की वैल्यू कितनी आ गई 210। के की वैल्यू 210, और अगर के की वैल्यू 210 है तो इसका मतलब प्राइस कितना है 36 के की वैल्यू 200। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया। यानी बिना तोड़े बेचते तो सोना इतने का बिकना था आपका, पक्का। अब मेरे बच्चे रेशियो में ही एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, एज रेशियो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। करिए जी सॉल्व। देखिए मेरे बच्चे, मैं इसे दोनों तीनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, डिटेल भी शॉर्ट में।
कह रहे 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। कहता आज अगर इनकी प्रेजेंट एज ये है तो 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो था मेरे बच्चे 2:3। 5 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 2:3। हाँ है ना। और कहता है 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो हो जाएगा 3:4। 5 साल बाद इनकी आयु का रेशियो हो जाएगा 3:4। सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी यह है कि 5 साल पहले 2:3 था, 5 साल बाद 3:4 हो गया। तो मेरे बच्चे यहां से यहां तक आने में कितने साल लग गए? 5 और 5 10 साल लग गए। हाँ है ना। एक तरीका तो यह है कि हम डिटेल में करें तो ये मान लें कि इसकी उम्र 2x थी तो इसकी 3x। तो राम की उम्र थी 2x और श्याम की उम्र थी 3x। तो 5 और 5 कितने साल हो गए? 10 साल। तो 10 साल इसमें जोड़ दो और 5 और 5 10 साल इसमें जोड़ दो। तो 10 साल बाद राम हो जाएगा 3 अनुपात में और श्याम हो जाएगा 4 अनुपात। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x जमा 40 9x जमा 30 x बराबर 10। x बराबर 10 तो इसका मतलब श्याम की एज होती थी 30 और राम की एज होती थी 20। यानी पहले राम की एज थी 20। अब 5 साल बढ़ा देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा 25 साल और अब इसका 5 साल बढ़ा देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा 35 साल। तो 25 और 35 कितनी उम्र होगी मेरे बच्चे? 60 साल। यानी प्रेजेंट में दोनों की उम्र है 60 साल मेरे बच्चों। प्रेजेंट में दोनों की उम्र है 60 साल। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में वो ये कह रहा है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप ये देखा करें कि यहां इनके यूनिट वाइज डिफरेंस कितना? भाई राम की 2 यूनिट थी, अब 3 यूनिट, तो डिफरेंस आया 1 यूनिट। पहले शाम की 3 थी, अब 4, तो डिफरेंस आया 1 यूनिट। जबकि एक्चुअल में दोनों जगह जो डिफरेंस है ना वो 10 10 साल है। 5 5 10, 5 5 10 साल है। तो भाई 1 यूनिट एक्चुअल में 10 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 यूनिट 20 साल को, 3 यूनिट 30 साल को। 20 में 5 जोड़ा 25, भाई 30 में 5 जोड़ा 35। भाई पहले थी ना 20, अब तो 5 साल बाद 25 होगी। ये पहले 30 था, 5 साल बाद 35, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। आइए ऐसा ही सवाल ले रहे, करिए ट्राई।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कहता है 5 वर्ष पहले राम, यानी ये अगर इनकी प्रेजेंट एज है मेरे बच्चे, तो 5 साल पहले राम और श्याम की एज का रेशियो 3:1 है। और 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 2:1। तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, देखिए यार, अगर हमें यहाँ डिटेल करना है तो सेम प्रोसेस है कि बच्चे हम ये मान लें कि राम की एज 3x है और श्याम की एज x। तो भैया राम की 3x थी और श्याम की x। 5 और 5 10 साल बाद राम और 10 साल बाद श्याम, इनकी एज का रेशियो 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालें। दूसरा तरीका क्या है कि यार यहाँ पे भी 10 साल का डिफरेंस और यहाँ पे भी 10 साल का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ यूनिट वाइज कितना डिफरेंस है, 1। लेकिन यहाँ यूनिट वाइज कितना डिफरेंस है, 0। समस्या। अब क्या किया जाए? तो मेरे बच्चे, अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हो ना, तो इसका एक सॉल्यूशन है। क्या? कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 3 और 1 का डिफरेंस 2, तो 2 से इधर भी गुना इधर भी। 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 से इधर भी गुना 1 से इधर। तो राम की एज 3 थी, अब हो गई 4, तो डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट। शाम की 1 थी, अब हो गई 2, तो डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट। तो 5 और 5 कितना साल हुआ, 10 साल। तो 1 यूनिट है मेरे बच्चे 10 साल, तो 3 यूनिट होगी 30 साल और 1 यूनिट होगी 10 साल। तो 5 साल पहले 30 थी, तब कितनी हो गई, 35। 5 साल पहले 10 थी, तब कितनी हो गई, 15। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 50 साल। ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अगले में आपको पल्ले पड़ जाएगा, करिए से।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। कहता राम की आयु उसकी डॉटर की एज का 4 गुना है, यानी प्रेजेंट एज है मेरे बच्चे क्या, कि डॉटर की एज अगर 1 यूनिट है तो राम की एज कितनी है 4। और कहता है 5 साल पहले राम की आयु, 5 साल पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। तो डॉटर की एज 1, तो राम की एज कितनी हो गई 9। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। मेरे बच्चे डिटेल तो आप कर ही सकते हैं, 9x और x मान के +5 + 5 बराबर 4 अनुपात 1 रखते हैं। दूसरा डिफरेंस ले लो, 9 में 4 गया 5, लेकिन 1 में 1 गया 0, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तरीका क्या बताया कि 9 और 1 का डिफरेंस ले लो, कितना है 8, 8 से इधर भी गुना करो इधर भी। 4 और 1 का डिफरेंस 3, 3 से इधर भी गुना करो इधर भी, सेट है मामला। मतलब राम की एज पहले 27 यूनिट थी तो अब हो थी 32, तो डिफरेंस कितना है 5 यूनिट। पहले डॉटर की एज 3 यूनिट थी, अब 8 यूनिट, तो डिफरेंस कितना आया 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल का, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल को। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 साल को, 1 यूनिट 1 साल को। तो भैया पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो राम की 32 यूनिट है तो 32 यूनिट 32 साल, और 8 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 8 साल। बस ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत यहां तक नहीं। आइए इस पे।
देखिए मेरे बच्चे, द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना। यानी पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी है मेरे बच्चे? 3। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ये तो है मेरे बच्चे प्रेजेंट एज। अब सवाल में कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी। यानी फादर की जो भी एज थी उसका 1/6। यानी फादर की एज अगर 6 यूनिट थी तो पुत्र की एज कितनी थी मेरे बच्चों? 1 यूनिट। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों सोल्व करना बड़ा आसान है। 6 में 3 गया 3, 1 में 1 गया 2, ना 1 में 1 गया 0, नहीं बैठ रहा डिफरेंस। सेट सेट कैसे करो भैया? 3 और 1 का डिफरेंस 2, 6 और 1 का डिफरेंस 5, तो 5 से इधर गुना, 5 से इधर गुना। तो यानी फादर की एज अगर 12 यूनिट थी तो यहां हो गई कितनी? 15। तो डिफरेंस निकालोगे तो 12 15 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे? 3। 3 यूनिट। हाँ है ना। यहाँ सन की एज 2 थी तो अब 5 होगी तो डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। जबकि एक्चुअल में ये 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 साल को। तो 3 यूनिट 5 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल। तो 1 यूनिट 5/3 साल। अब मेरे बच्चों अगर 1 यूनिट 5/3 साल है तो मैं उसके बाप की वर्तमान आयु जानना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट एज। तो आप कहेंगे प्रेजेंट एज है 15 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 5/3। तो यह आएगी 25 साल। कितनी आएगी मेरे बच्चे? 25 साल। पक्का? विपुल भाई बहुत बढ़िया। अगर बात हो सवाल में, तो सवाल में ये कह रहा है कि उसकी माता की आयु उसके पिता की आयु से 5 साल छोटी थी। तो मेरे बच्चे उसकी माता हमेशा ही उसके पिता से 5 साल छोटी रहेगी, है ना। तो अगर उसके पिता की आयु 25 साल है तो उसकी माता की आयु 5 साल छोटी ही रहेगी, मतलब कितने साल रहेगी? 20 साल। सीधा। अगर कहीं पुत्र की आयु बताई तो पुत्र की आयु कितनी है? 5 यूनिट और 1 यूनिट, 5/3, तो 5 गुना 5/3 यानी 25/3। आइए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8। मीना और उसकी मदर, इनकी एज का जो रेशियो है वो 3:8 है। माने मीना की एज 3 तो उसकी मदर की एज 8। कहता है 10 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस 35 साल हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 10 साल बाद अगर 35 साल होगा तो आज भी तो उनकी एज का डिफरेंस 35 ही साल होगा। अरे हाँ है ना, तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। क्योंकि 5 यूनिट दे कितना रखा मेरे बच्चे? 35 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 7 साल। तो 3 यूनिट की वैल्यू 21 साल, यानी आज मीना की उम्र है 21 साल। तो उसकी माँ की आज उम्र होगी 8 सतु 56 साल। पक्का? तो 4 साल बाद, तो 21 में 4 जोड़ोगे, 4 साल बाद ये 25 का हो जाएगा और ये 4 साल बाद हो जाएगा 60 का। है ना? तो रेशियो निकालेंगे, 5×5 = 25, 5×12 = 60। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ जाएगा 5:12। दिस वुड बी योर आंसर। 5:12 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? आइए मेरे बच्चे, पढ़िए जी इस सवाल को। और आज 8 बजे तक क्लास होगी, क्योंकि थोड़ा सा एक लास्ट टाइप बची हुई है, इसको खत्म करते ही फिर हम स्टार्ट करेंगे कल मिक्सचर एंड एलिगेशन। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार ध्यान से, मैं पहले इसे डिटेल समझाऊंगा मेरे बच्चे, फिर शॉर्ट समझाते हैं। कह रहा है जी, दो बर्तनों में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है। कहते हैं दो बर्तन हैं, उनमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है। एक बर्तन ये है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो मेरे बच्चे 7:5। एक दूसरा बर्तन है ये, इसमें मेरे प्यारे बच्चों मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है। दो बर्तन, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं। हाँ है ना? कह रहा है जी दोनों को 1:1 में मिक्स करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सिर्फ ये बताओ कि मिक्स इन द रेशियो 1:1 का मतलब क्या होता है। और क्लास भाई आज 8 बजे तक चलेंगे, बीच में कोई नहीं भागेगा।
देखिए 1:1 का मतलब हुआ कि जितनी क्वांटिटी पहले से ले रहे हैं मेरे बच्चे उतनी ही क्वांटिटी दूसरे से लेंगे। 1:1 में मिक्स कर रहे हैं मतलब जितनी मात्रा यहां से लोगे उतनी ही मात्रा आपको यहां से लेनी होगी। दोनों जगह से मेरे बच्चे सेम मात्रा लेंगे। अगर दोनों जगह से आप सेम मात्रा ले रहे हो तो मान लेते हैं कि यार 1 लीटर क्वांटिटी हम यहां से उठा लेते हैं और 1 ही लीटर क्वांटिटी हम यहां से उठा लेते हैं और फिर दोनों को उठा के मिला देते हैं। तो 1 लीटर को 7:5 में बांटेंगे तो 1 × 7/12, 7 और 5 12। ये 1 × 5/12 यहां करेंगे तो 1 × 7/16, 1 × 9/16। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? पक्का। तो पहले बर्तन में मिल्क की मात्रा कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 7/12। भाई 1 लीटर हमने पहले से लिया, उसमें 7/12 भाग लीटर दूध आ गया। और दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी? 7/16। पहले बर्तन में मेरे बच्चे पानी की मात्रा कितने लिए हैं? 5/12। और दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है? 9/16। एलसीएम आएगा 48। हाँ है ना। 12 चौक 48, 7 चौक 28, तो यह है 28। 16 थी 48, 7 थी 21, 28 और 21 आ गया 49। आ जाइए मेरे बच्चे, यहाँ एलसीएम आया मेरे बच्चे 48। 12 चौक 48, 4 5 20, 16 थी 48, 9 थी 27, 20 और 27 47। इससे ही काट दिया तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 49:47। 49:47। ये मेरे प्यारे बच्चों मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। हाँ है ना। यानी अगर हम इन दोनों बर्तनों को मिलाएंगे तो जो नया बर्तन बनेगा उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 49:47। एक बार समझिए, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा अच्छा तरीका ये होगा कि पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9। तो पहले बर्तन में क्वांटिटी 12 यूनिट है तो दूसरे में क्वांटिटी 16 यूनिट हुई। हाँ है ना। भाई हमें कहा कि दोनों को मिक्स करिए 1:1 में। 1:1 का मतलब ये बना कि जितनी क्वांटिटी आप यहां से लें उतनी ही क्वांटिटी मेरे बच्चे यहां से लें। तो दोनों जगह से सेम क्वांटिटी लें, तो 12 16 कैल्शियम 48। तो इधर 4 से करें, इधर किससे करें? 3 से। तो इधर 4 से तो इधर भी 4 से, इधर 3 से तो इधर भी 3 से। हाँ है ना मेरे बच्चे। इसका मतलब अगर मैं 48 यूनिट पहले बर्तन में ले रहा हूं, पहले बर्तन से ले रहा हूं, तो उसमें मिल्क आ रहा है 28 यूनिट। और
दूसरे में मिल्क आ रहा है 21, पहले में पानी आ रहा है 20 और दूसरे में पानी आ रहा है 27। तो जोड़ेंगे मेरे बच्चे 28 और 21 आया 49 यूनिट। यहाँ करेंगे तो 20 और 27 आया 47। तो रेशियो आ गया मेरे बच्चे 49:47। 49:47। करिए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को। भाई कराऊं क्या मेरे का आगे एक्टिंग, सारा सामान। देखिए मेरे बच्चे, आओ जी। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है भाई 3 बर्तन है। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है, तीसरे वाले में 3:2। और कह रहा है जी हमने तीनों बर्तनों से 10-10 लीटर क्वांटिटी ली, पहले से भी 10 लीटर ली, दूसरे से भी 10 लीटर ली, तीसरे से भी 10 लीटर। कह रहा है 10 लीटर के 3 बर्तन है, दूध और पानी भरा हुआ है इनमें। तो मेरे बच्चों 10-10 लीटर, इसका मतलब जितनी क्वांटिटी यहां से उतनी क्वांटिटी यहां से उतनी यहां से, यानी किस रेशियो में मिला है? 1:1:1:1 के रेशियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों 1:1:1 में मिला रहे हो। मान लो ये पहला बर्तन ए बी सी,
पहले इक्वल करो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 2 5। फिर जिस रेशियो में चाह रहा, किसमें चाह रहा जी, 1:1:1 में, तो इक्वल करो, तो 3 4 5 कैल्शियम 60, तो इसे 20 से गुना करो, इसे 15 से और इसे 12 से। तो इधर 20 से करो, इधर 20 से करो, इधर 15 से करो, इधर 15 से करो, इधर 12 से करो, इधर 12 से करो। तो मेरे बच्चे, पहले बर्तन में पानी की मात्रा 20, तो यहाँ कितनी, 40। दूसरे बर्तन में 15, तो ये 45। तीसरे बर्तन में 24, तो ये कितनी, 36। तो जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो ये आएगा कितना, 121। और इसे जोड़ेंगे तो 20 20 40 और 19 59, 59। यानी नए बर्तन में मेरे प्यारे बच्चों मिल्क वाटर का जो रेशियो होगा वो 121:59, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बी। अब एक बात बताओ यार, मैंने कोई नंबर लिखा 5:6, 5:6, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये चाहता हूं कि यार इन्हें बताइए मैं किस किस से गुना करूं, इसे किससे करूं और इसे किससे करूं, कि जो फाइनल रिजल्ट निकल के आए वो 2:3 आए। बताइए किस किस से करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहानी है। आप किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या कर दो, इक्वल कर दो, इसे 6 से, तो इसे 5, तो इसे 6 से गुना कर दो, इसे 5 से। ये हो गया 30 30। अब जिस रेशियो में चाह रहे हो उससे गुना, तो इधर 2 से कर दो, इधर 3 से। तो देखो 6 5 30 दूनी 60, और 6 5 30 3 90। अब अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 2:3। अब रेशियो आएगा मेरे बच्चे 2:3। यानी क्या नियम है, जिस भी रेशियो में निकालना चाह रहे हो पहले इक्वल सेट कर दो, फिर इक्वल सेट करने का जिस रेशियो में चाह रहे हो उस रेशियो में आंसर निकाल दो। जैसे ये सवाल आपके सामने पेश है, करिए जिस सवाल को।
मेरे प्यारे बच्चों, आइए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है दो बर्तन ए और बी, इनमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 और 5:1, 4:5 और 5:1 है। कहता है जी दोनों बर्तनों को मिक्स करना है किस रेशियो में, 5:2 में। मिक्स करना है मेरे बच्चे 5:2 में, 5:2 में, है ना। तो क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो इक्वल करो, तो 4 5 9 5 और 1 6। तो इक्वल कैसे करें, तो सर 9 और 6 का एलसीएम क्या आया, 18। 9 और 6 का एलसीएम आया 18, तो इसे 9 को 2 से करो, इसे 6 को 3 से करो, हो गया इक्वल 18 18, हाँ है ना। अब किस रेशियो में चाह रहे हैं हम मिक्स करना, 5:2 में। तो मेरे बच्चे इसे 5 से गुना कर दो, इसे 2 से, तो यानी इधर 6 से गुना कर दो, इधर 10 से। तो इधर मेरे बच्चे 10 से कर रहे हो तो यहां 10 से कर दो, इधर 6 से करना है तो इधर 6 से कर दो, हाँ है ना। तो पहले बर्तन में दूध कितना हो गया, 40, दूसरे में कितना हो गया, 30, तो जोड़ोगे कितना हुआ, 70। पहले में वाटर कितना हो गया, 50, दूसरे में वाटर कितना हो गया, 6, तो कितना हो गया, 56। तो सोल्व करोगे तो रेशियो ले लो, 14 5 70, 14 चौको 56। तो मेरे बच्चों रेशियो आ गया 5:4, हाँ है ना। चलिए आज ये कंप्लीट होगा नहीं, कल ही कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।